Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 1 of class 10th economics and the name of chapter is development. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे कि वो कौन से आयाम हैं जिनके बेस पे डेवलपमेंट को मेज़र किया जाता है या एक व्यक्ति का डेवलपमेंट ओवरऑल कब होता है और एक देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होता है। वहीं हम इस चैप्टर के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का भी डिफरेंस समझेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। सो लेट अस स्टार्ट। डिफरेंट पीपल्स सीक डिफरेंट थिंग्स। देखो हर व्यक्ति समाज के अंदर अलग चीज़ चाहता है, ठीक है। कोई मान लो बड़ा बंगला चाहता है, कोई घर चाहता है, कोई गाड़ी, कुछ भी। हर व्यक्ति की डिमांड्स और नीड्स क्या हैं, डिफरेंट है। ईच वन ऑफ देम हैज़ डिफरेंट प्रायोरिटीज़ एंड दे हैव डिफरेंट गोल्स फॉर डेवलपमेंट। हर एक व्यक्ति की प्रायोरिटीज़ भी क्या हैं, अलग अलग है, और हर एक व्यक्ति के गोल्स भी क्या हैं, देश के अंदर अलग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का गोल डॉक्टर बनना है तो किसी का गोल सिविल सर्वेंट बनना है। तो हर व्यक्ति की एस्पिरेशंस, प्रायोरिटीज़ क्या हैं, अलग अलग हैं। वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल विल हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ डेवलपमेंट गोल्स। हर तरह के व्यक्ति का अलग अलग तरह का गोल है। विच आर ऑफन कन्फ्लिक्टिंग। अब कई बार एक व्यक्ति का जो गोल है वो दूसरे के लिए कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है कई बार। जैसे अ गर्ल एक्सपेक्ट्स इक्वल फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल वॉन्ट इक्वल फ्रीडम एज अ बॉय वॉन्ट एंड अपॉर्चुनिटी लाइक हर ब्रदर। मतलब एक लड़की है वो अपने भाई की तरह इक्वलिटी चाहती है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन तो दे रहा है आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी, पर वो उस कई बार सोसाइटी में नहीं मिल पाती। वो मांग रही है कि मेरे को मेरे भाई जितनी फ्रीडम और मतलब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हालांकि आर्टिकल 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है। एंड एक्सपेक्ट्स टू बी फ्री, और वो भी फ्रीडम चाहती है, आर्टिकल 19 की बात कर रहा है। बट हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, पर उसके भाई को ये पसंद नहीं आएगा। क्योंकि जनरली क्या होता है कि अब वो उस लड़की का गोल तो ये था कि भाई मेरे को फ्रीडम मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, मैं भी ग्रो करूँ और इक्वल स्टेटस मिले। अब उसका गोल उसके भाई के लिए क्या बन गया, कन्फ्लिक्ट। क्यों? क्योंकि उसके भाई को वो पसंद नहीं आ रहा है। या सोसाइटी में मान लो कोई वर्ग कुछ चाह रहा है, एक सेक्शन या एक कम्युनिटी सोसाइटी का कोई काम करना चाह रही है, पर दूसरी कम्युनिटी उसको रेजिस्ट कर रही है, उसको रोक रही है कि नहीं आप ये काम मत करो, इससे हमें नुकसान है। तो एक व्यक्ति का डेवलपमेंट दूसरे के लिए कई बार प्रॉब्लम बन जाता है। So we can conclude that different person can have different development goal. समाज के अंदर अलग अलग व्यक्तियों के गोल्स क्या हैं, अलग अलग हैं। ये तो कॉमन सी बात है। आपका गोल कुछ और है, किसी और का कुछ और है, तभी तो समाज में इतने सारे अलग अलग तरह के प्रोफेशंस हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के एस्पिरेशंस और गोल्स क्या हैं, अलग हैं। वाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। जो चीज़ एक के लिए डेवलपमेंट है ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी फ़ायदेमंद हो। इट मे इवन डिस्ट्रक्टिव एंड और कन्फ्लिक्टिंग फॉर अदर। कई बार एक का डेवलपमेंट दूसरे को सीधे तौर पे नुकसान पहुंचाता है और कई बार वो कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी की शादी हो रही है और वो पूरी रात डीजे कर रहे हैं, चला रखा है उन्होंने। अब उनके लिए तो डेवलपमेंट है, उनके लिए तो एन्जॉयमेंट हो रहा है वो, पर वहीं पे वो दूसरे के लिए उस टाइम क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्टिंग, क्योंकि शोर हो रहा है, वो सो नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़। इनकम एंड अदर गोल्स। पीपल प्रिफेयर टू अर्न मोर इनकम। हर व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है फॉर फुलफिलिंग देयर डेली रिक्वायरमेंट, ताकि वो अपनी रोज़ाना की ज़रूरतों को क्या कर सकें, पूरा कर सकें, जो जीवन की हैं। इसलिए तो हर व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करता है। हावेवर दिस इज़ नॉट ओनली कॉम्पोनेंट दे वॉन्ट। पर एक व्यक्ति पैसे ही नहीं चाहता, उससे भी अलग वो कुछ चाहता है सोसाइटी के अंदर। जैसे पीपल ऑल्सो वांट इक्वल ट्रीटमेंट, कि सोसाइटी में जो एक दूसरे व्यक्ति का स्टेटस है, उसका ट्रीटमेंट है, वैसा ही हमें भी मिले। फ्रीडम, हर व्यक्ति इक्वल चाहता है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, सिक्योरिटीज़, जॉब सिक्योरिटी या रेस्पेक्ट चाहता है, ठीक है। पीस, अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एंड सो ऑन। तो इनकम के अलावा और भी चीज़ें हैं, और भी गोल्स हैं जो सोसाइटी में लोग चाहते हैं। कई बार दूसरों के गोल्स किसी और के लिए समस्या भी बन जाते हैं, वो अभी हमने देखा। क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स। अब अच्छा जीवन किस पे निर्भर है,
जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन नॉन मटेरियल थिंग, जैसे रिस्पेक्ट, सोसाइटी में स्टेटस है, सब जान पहचान है, सबसे अच्छा व्यवहार है, सबसे उस पे एक अच्छा जीवन निर्भर है। फॉर एग्जांपल पैसा है और पर सोसाइटी में कोई रेस्पेक्ट नहीं कर रहा तो फिर उस पैसे का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हैंस डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूड बोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो देखो डेवलपमेंट के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आता है और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। हर व्यक्ति ये चाहता है कि धन के साथ साथ जीवन भी अच्छा हो, और जीवन अच्छा कब होगा? इक्वल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, रेस्पेक्ट सोसाइटी में, रिकॉग्नाइजेशन, वो सब चीज़ें होंगी। तो हर व्यक्ति दोनों चीज़ें चाहता है, जाहिर सी बात है। तो नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट पूरे देश का विकास कब होगा? नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन। एक देश का विकास तब होता है जब उस देश के अंदर लोगों का, जो लोग उस देश में रह रहे हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, तब वो देश तरक्की करता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन, अभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर आता क्या क्या है? जैसे पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम होती है एवरेज इनकम जो एक व्यक्ति के द्वारा कमाई जाती है, ठीक है। नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन इसका फॉर्मूला होता है। और एक देश की जितनी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होती है, मतलब जितने ज़्यादा वहाँ के लोग पैसा कमा रहे हैं, वो देश उतना ही तरक्की पे है। हालांकि पर कैपिटा इनकम से हमें देश का वो नहीं पता चल सकता ग्रोथ, क्योंकि पर कैपिटा इनकम में तो नेशनल इनकम आती है। और मान लो सबकी कमाई का टोटल करा जाए, फॉर एग्जांपल 4 लोग तो अमीर हैं, एक व्यक्ति गरीब है जो महीने के 1 लाख कमा रहा है और बाकी सब 1 करोड़ कमा रहे हैं। अब जब हम 4 करोड़ 1 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो उस व्यक्ति के हिस्से में भी बहुत ज़्यादा आएगा, पर असल में वो तो उतना कमा नहीं रहा है। तो इस चीज़ से हम पर कैपिटा इनकम से जीडीपी ग्रो, मतलब कि देश के लोगों की एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पता नहीं लगा सकते, पर अगर अच्छा है तो मतलब एक इंडिकेटर है कि हाँ देश तरक्की कर रहा है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी अगर देश का हाई है, जीडीपी होता है मार्केट वैल्यू सारे गुड्स की जो एक देश के अंदर प्रोड्यूस किए गए 1 साल के अंदर। लिटरेसी रेट देश का बढ़िया है, हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम हो। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट किसे बोलते हैं? 1 साल का होने से पहले कितने बच्चों की डेथ हो जाए 1000 में से, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम ये 218 था, प्रजेंटली ये 26-27 के आसपास है, एक बार आप चेक कर लेना। मैटरनिटी रेट अगर ये भी कम है तो भी अच्छा है। एक मैटरनल मोर्टिलिटी रेट भी होता है जिसमें जन्म देते वक्त कितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, वो लाख पे निकलता है डाटा, 1 लाख पे, ठीक है। तो ये चीज़ें, मान लो फर्टिलिटी रेट हाई है देश का, फॉर एग्जाम्पल फर्टिलिटी रेट होता है कि 15 से 49 साल के बीच में ऑन एन एवरेज एक महिला कितने चाइल्ड्स को जन्म देती है, तो वो भी कम होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो हाई है तो फिर देश में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगी, फिर कन्फ्लिक्ट्स या और इश्यूज बढ़ेंगे। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अब अलग अलग देश में, मतलब मान लो हम इंडिया को किसी दूसरे देश से कैसे कंपेयर करें, या इंडिया के अंदर जो 28 राज्य हैं उनको कैसे कंपेयर करें आपस में। तो सबसे पहला तो तरीका है पर कैपिटा इनकम का। जिस देश का पर कैपिटा इनकम जितना हाई है वो देश मतलब उतनी तरक्की पे होगा। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि देखो पर कैपिटा इनकम से देश का लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं मेजर किया जा सकता, क्योंकि एवरेज निकलता है ये तो। Countries with higher per capita income are more developed than those with less per capita income। तो जिन देशों का पर कैपिटा इनकम हाई है वो देश ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, जिन देशों का कम है वहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है। एवरेज इनकम इज इनकम पर हेड ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के, वही है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा है। तो अगर एवरेज इनकम हाई है तो देश तरक्की ज़्यादा कर रहा है, और अगर एवरेज इनकम कम है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? लो है। कंट्रीज़ विच हैव हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, जो देश बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है जिन देशों के अंदर, वो देश, वहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? बहुत हाई है, ठीक है। जिन देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये मैंने अभी आपको बताया, पर थाउजेंड्स में से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है 1 साल का होने से पहले,
ठीक है। अगर ये हाई है तो समझो देश का हेल्थ स्ट्रक्चर बेकार है, और अगर ये लो है तो समझो देश का हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाइज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, ठीक है, 1 साल का होने से पहले, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 पे काउंट होता है। 1947 में मैंने अभी बताया था जिस दिन देश आज़ाद हुआ था 218 था, और 2021 में यह 28 था। लिटरेसी रेट से भी पता चलता है देश में डेवलपमेंट कैसा है। अगर लिटरेसी रेट हाई है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो समझो देश तरक्की कर रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। और अगर लिटरेसी रेट कम है, इलिटरेसी ज़्यादा है, तो फिर प्रॉब्लम्स वाली सिचुएशन है। क्योंकि लिटरेट पर्सन जनरली इलिटरेट के मुकाबले एक बेहतर जीवन जीता है और अच्छी कमाई करता है। मेज़र द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट से हमें क्या पता चलता है कि कितने देश के अंदर लिटरेट पॉपुलेशन है। इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, रिमेंबर दिस, 7 एंड अबव एज ग्रुप। 1947 में देश में लिटरेसी रेट कितना था, 12% था, ठीक है, और फीमेल का 7% था, और 93 या 92% फीमेल दैट टाइम इलिटरेट थी। और आज का लिटरेसी रेट 2020 के हिसाब से क्या है हमारे देश का, 77.7%। ये डाटा ध्यान रखना। नेट अटेंडेंस रेशो, कितने बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं 6 से 10 साल का निकलता है ये, इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 10 ईयर्स that attend school as a percentage of total number of children in the same age group। तो नेट अटेंडेंस रेशो क्या होता है, 6 से 10 साल के जितने बच्चे हैं उसमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसको बोला जाता है नेट अटेंडेंस रेशो। पब्लिक फैसिलिटीज़, जिस देश में जितनी ज़्यादा अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज़ होंगी वो देश उतना तरक्की करेगा, और जिस देश में जितनी पुअर पब्लिक फैसिलिटीज़ होंगी वो देश उतना बैकवर्ड होगा, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंदर आता क्या क्या है, जैसे हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, हाईवेज, रोड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक पार्क्स, ये सब जितने ज़्यादा होंगे एक देश में वो देश उतना ज़्यादा तरक्की करेगा। फैसिलिटीज़ विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, तो रिमेंबर पब्लिक फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड द मेन एम बिहाइंड दिस इज दैट इज सोशल वेलफेयर। Facilities which are provided by the government consider a public facility like government school, government hospitals, community hall, transport, electricity, these all are public facilities। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, अगर इलेक्ट्रिसिटी अच्छा है या बैंकिंग सिस्टम अच्छा है तो क्या होगा, देश उतना ही ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी। और अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेकार है या कनेक्टिविटी नहीं है या रोड सही नहीं बने हुए या रोड टूटे हुए हैं या रूरल एरिया अर्बन एरिया से कनेक्टेड नहीं है, तो डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन उतनी ही मतलब लेट पहुंचती है और लोगों को भी सफ़र करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। इंडिविजुअल नीड्स पब्लिक फैसिलिटीज़, देखो हम कोई भी व्यक्ति है वो इतना अमीर नहीं है कि वो अपने लिए हर चीज़ बनवा ले, जैसे सड़क या पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। हर व्यक्ति ये सब चीज़ें नहीं कर सकता क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे तो इनमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, इसलिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट करती है, लोगों से टैक्स लेती है और लोगों के लिए फिर ये डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाती है ताकि लोगों का डेवलपमेंट सुनिश्चित किया जा सके। इंडिविजुअल नीड्स पब्लिक फैसिलिटीज़ बिकॉज वी आर नॉट एबल टू परचेज ऑल थिंग्स, क्योंकि हम इतने योग्य नहीं हैं कि हर चीज़ खुद से खरीद लें। वी कैन नॉट बाय अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ मनी। तो ये कानून कौन बनाएगी, पॉल्यूशन से रिलेटेड गवर्नमेंट ही बनाएगी या व्यक्ति खुद बना लेंगे, नहीं। या सड़क पे मान लो मेरे को अभी दिल्ली तक जाना है तो पहले मैं अपने लिए सड़क दिल्ली तक खुद बनाऊंगा, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा मैं, तो गवर्नमेंट करती है ये सब चीज़ें लोगों के वेलफेयर के लिए। पब्लिक फैसिलिटीज़ ऑल्सो इंक्लूड्स पीडीएस सिस्टम। पीडीएस मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपने देखा होगा राशन शॉप पे गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे गेहूं और चावल देती है, ठीक है, 5 किलो मिलता है अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो शायद 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, या 3 किलो गेहूं या 2 किलो चावल का प्रावधान है, वो आप देख लेना। तो ये किस लिए दिया जाता है सरकार के द्वारा, ताकि जो मार्जिनलाइज्ड और पुअर या जो बैकवर्ड सेक्शन है सोसाइटी का
उसका भी डेवलपमेंट सुनिश्चित हो, वो भी समाज में वंचित ना रह जाए, वो भी आगे बढ़े और उसका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्तर बढ़े। तभी तो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है। Public facilities also include PDS system for those which are not able to purchase food grain at market price। तो उन इंडिविजुअल्स के लिए बेसिकली होते हैं ये पीडीएस सिस्टम जो पर्याप्त मात्रा में खुद से मतलब कि बाज़ार के रेट पे जो मिनिमम नीड्स के लिए जरूर सामान चाहिए जैसे गेहूँ या ये सब चीज़ें जो खुद नहीं खरीद सकती, तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज रेट पे देती है ताकि वो लोग भी सोसाइटी में इस सरवाइव कर सकें। जैसे फूड ग्रेन्स एट मार्केट प्राइस, गवर्नमेंट प्रोवाइड देम दोज असेंशियल आइटम्स एट चीप रेट। तो असेंशियल ही मिलते हैं। अब किसी को ये नहीं कि फ़ोन चाहिए तो वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे देगी, नहीं। असेंशियल आइटम सिर्फ जो जीवन चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी मीन्स कि डेवलपमेंट हमने इस तरह करना है कि रिसोर्स भी बचाने हैं ताकि आने वाली जनरेशन्स भी रिसोर्सिस का फ़ायदा उठा सकें। ये नहीं कि जैसे मैं अमेरिका की बात बताऊँ आपको, कार्बन एमिशन पर कैपिटा कार्बन एमिशन वहाँ 23 टन है। तो इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है कि आने वाली जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज बचें ही ना। ठीक है, डेवलपमेंट हमने किस वे में ले जाना है कि हम आज की जनरेशन भी अच्छा जीवन जिए और फ्यूचर जनरेशन भी अच्छा जीवन जी ले। लेट अस रीड। रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग विद एट द सेम टाइम सस्टेनिंग द एबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स। मीन्स लोगों का विकास इस तरह करेंगे कि नेचुरल रिसोर्स को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। जैसे ग्राउंड वाटर इज़ एन रिन्यूएबल रिसोर्स, इफ़ वी यूज़ मोर देन व्हाट इट बीइंग रिप्लेनिश बाय रेन देन कैन कोज सेवरल प्रॉब्लम्स। अब मान लो धरती से पानी तो निकाल लिया 10 लीटर और बारिश के ज़रिए धरती के अंदर गया पानी सिर्फ 2 लीटर, तो 8 लीटर तो ग्राउंड वाटर कम हो गया ना। तो ये नहीं करना है कि इतने हमें धरती से संसाधन नहीं निकालने जितना धरती जनरेट नहीं कर पा रही। उससे क्या होगा, फिर आने वाली जनरेशन्स के लिए बचेगा ही नहीं, जैसे पेट्रोल या ये सब चीज़ें। तो उस उतना रिसोर्स निकालना है जितना धरती दोबारा से जनरेट कर ले। फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट वी हैव टू मिनिमाइज आवर नीड्स। और अगर हमें प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है, रिसोर्सेज को बचाना है, तो हमें अपनी ज़रूरतें क्या करनी पड़ेंगी, कम करनी पड़ेंगी। क्योंकि देखिए जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो किस वजह से होती हैं, 3 कारण से। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स, संसाधनों की कमी के कारण से। दूसरा, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें एक पूरी हुई दूसरी उजागर हो जाती है, दूसरी पूरी हुई तीसरी, उसकी वजह से भी समस्या होती है। अल्टरनेट यूज़ ऑफ रिसोर्स। अल्टरनेट यूज़ ऑफ रिसोर्स क्या होता है, एक संसाधन कितनी जगह पे यूज़ हो रहा है। तो जितनी ज़्यादा जगह एक संसाधन यूज़ होगा समस्या उतनी ज़्यादा होगी। लेट अस रीड। फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट वी हैव टू मिनिमाइज आवर नीड्स। ठीक है, हमें अपनी ज़रूरतें कम करनी पड़ेंगी अगर हमें प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है, क्योंकि हम पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंड है। तो नेचर के ऊपर कम डिपेंड होना है, मतलब अपनी ज़रूरतें कम करनी है। बॉडी मास इंडेक्स, इससे भी हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति का हेल्थ स्टेटस क्या है, वो ओवरवेट या और अंडरवेट तो नहीं है। ओवरवेट मतलब कि फिर उसको प्रॉब्लम्स होंगी, डिजीज़ होंगे, और अंडरवेट तब भी प्रॉब्लम है। बीएमआई कैसे निकलता है, बॉडी मास इंडेक्स, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर। ठीक है, ध्यान रखना, मीटर स्क्वायर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसको बोलते हैं कि एक व्यक्ति पैदा हुआ है वो ऑन एन एवरेज कितना जिएगा। जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट 1947 में हमारे देश का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 44 ईयर्स था और आज कितना है 69.96 ईयर्स। ठीक है, 2021 के हिसाब से। ध्यान रखना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिस देश का लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितना ज़्यादा होगा वो देश उतना ज़्यादा तरक्की कर रहा होगा, और जिस देश का लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितना कम होगा मतलब वहाँ पे पुअर हेल्थ कंडीशन है, पुअर सैनिटाइजेशन है या बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, वो देश उतना ही पीछे होगा। ग्रोस एनरोलमेंट रेशो,
मतलब कितने बच्चे किस एज के स्कूल जा पा रहे हैं। जैसे प्राइमरी लेवल पे 0 से 5th क्लास आती है, सेकेंडरी में 5th to 12th आती है, और हायर एजुकेशन बियॉन्ड सेकेंडरी लेवल में कौन आ जाता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो जिस देश में प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी या हायर एजुकेशनल बियॉन्ड सेकेंडरी लेवल जितना ज़्यादा होगा, उसको क्या कहेंगे हम, वो देश उतना तरक्की पे है। ठीक है। हालांकि सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल जनरली 12th को माना जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे सेकेंडरी लेवल एक बार आप चेक कर लेना कि 5 से फिर 5 to 10 है या 5 to 12 है। ठीक है, देख लेना एक बार आप। रिन्यूएबल रिसोर्स, जो रिसोर्स धरती से निकले और जिन्हें रिन्यू किया जा सकता हो, दैट इज़ कॉल्ड रिन्यूएबल। मतलब जो, और रिन्यूएबल रिसोर्स याद रखना, पोल्यूशन नहीं फैलाते क्योंकि ये दोबारा से बन जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, एक तरह से बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल भी होते हैं। आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेस्ड, नेचुरल प्रोसेस की उससे इनको क्या किया जा सके, रिप्लेस किया जा सके, मतलब कि दोबारा बनाया जा सके। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो एक बार यूज़ हो गए और ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल है, अगर कोयला है, यूज हो गया एक बार, ख़त्म, अब वो दोबारा तो प्रोड्यूस नहीं हो सकता। और याद रखना, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पॉल्यूशन फैलाते हैं और रिन्यूएबल रिसोर्स जनरली पॉल्यूशन नहीं फैलाते। उम्मीद है गाइस आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, या इस चैप्टर में कोई हेडिंग आपको समझ नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसको आपको दोबारा से एक्सप्लेन करने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, जीवन में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। इस देश को अच्छा बनाइए, इस समाज को अच्छा बनाइए। ठीक है, और बहुत मेहनत कीजिएगा। ठीक है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए, अपना खुद इस सोसाइटी में स्टेटस स्थापित कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।